हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 का जो है संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं। और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्न और लास्ट में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है बिल्कुल पूरे यानी संपूर्ण पेपर को जो है हम लोग हल करेंगे। ठीक है। और इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप सभी लोगों को ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2022 का पेपर। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देखेंगे, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग इसके पहले का पेपर नहीं देखे हैं 2016, 17, 19, 20 का, वो जो है उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका ये पेपर 2 घंटे का होता है। और उसके बाद में अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका जो है ये 50 नंबर का होता है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय सेमेस्टर 2022 का। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 25 शब्दों में लिखना होता है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो जो है 75 शब्दों में। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ये टोटल जो है प्रश्न आपका आता है ये 15 क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या कथन किसका है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है। त्रिमुखी प्रक्रिया और द्विमुखी प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जॉन डीवी, अरस्तु, एडम्स या सुकरात। तो त्रिमुखी प्रक्रिया किसने, डीवी ने कहा है। यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो गया। उसके बाद में अगर जो है त्रिमुखी नहीं द्विमुखी प्रक्रिया आ जाए तो उसके जो है एडम्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। ये क्या कहे हैं, ये द्विमुखी प्रक्रिया कहे हैं, द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया में किसको माना गया है, टीचर और स्टूडेंट को माना गया है। ठीक है। लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया में टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम यानी सिलेबस को माना गया है, पाठ्यक्रम को। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना या सांवेगिक विकास करना। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद में 3 नंबर की बात करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। जो प्रश्नोत्तर विधि होता है ऑप्शन दिया हुआ है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फ्रोवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि के जनक की अगर बात करें तो ये सुकरात ने दिया है। ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है। चित्रकला, विज्ञान या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखक। तो शिक्षण में जो प्रयुक्त युक्तियां होती है वो जो है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली जो है बना देता है। 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे बुनियादी शिक्षा से जो है हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए। ये महात्मा गांधी ने दिया था बुनियादी शिक्षा। उसके बाद में है 6 नंबर की बात करते हैं तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 17 फरवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च या 8 मार्च। तो विश्व जल दिवस की अगर बात करें तो ये 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर की हम बात करते हैं। 7 नंबर में दिया है कि पाठशाला को एक बाग, पाठशाला जो होता है उसको बाग और शिशु को पौधा और शिक्षक को जो है माली किसने कहा है। रूसो, जॉन डीवी, मारिया मार्टेसरी या फ्रोबेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फ्रोवेल होगा। फ्रोवेल ने कहा है कि पाठशाला को जो है एक बाग और शिशु को पौधा और शिक्षक को जो है माली कहा है फ्रोवेल ने। दिवास्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, गिजुभाई बधेका या रूसो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गिजुभाई बधेका है। ये जो है आपके एग्जाम में हमेशा आता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करते हैं तो 9 नंबर में दिया हुआ है
9 नंबर में यहाँ पे दिया है, 9 नंबर में, कि घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा वो होता है जो विद्यालय में दिया जाता है, स्कूल में दिया जाता है। जो घर पर दी जाती है, परिवार में जो बच्चा सीखता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद में 10 नंबर में दिया है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में जो है खराब हो जाती है। यानी प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक होती है वो अच्छी होती है, और जैसे ही जो है मनुष्य के हाथों में जो है पड़ती है वो खराब हो जाती है। तो ये जो है प्लेटो, अरस्तु, रूसो और फ्रेबल, तो ये जो है रूसो ने कहा है। उसके बाद में 11 नंबर की हम बात करते हैं। 11 नंबर में दिया है कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधा होती है, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ये प्रयोजनवाद के द्वारा दिया गया था प्रोजेक्ट विधि। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में दिया है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित होता है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्यवाद। तो ये जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है ये प्रकृतिवाद पर जो है निर्भर होता है। 13 नंबर की हम बात करते हैं, तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। ऑप्शन दिया है दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त सभी। तो मूल्य जो होते हैं, वैल्यू, वो हमारे व्यवहार को जो है दर्शित भी करते हैं, प्रेरित करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो गया। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित होता है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या उपयुक्त सभी। तो मकतब की अगर बात करें, मकतब जो है ये प्राथमिक से संबंधित होता है, और अगर मदरसा की बात करें तो इसमें मदरसा मदरसा जो है उच्च स्तर से संबंधित होता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया हुआ है कि आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। आदर्शवाद का जो है श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। यहाँ पे दिया है शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में। तो उद्देश्यों में जो है ये आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का जो है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर में दिया हुआ है कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रूसो का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। तो रूसो का जन्म जो है 28 जून 1712 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 28 जून जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक दार्शनिक लेखक और शिक्षा शास्त्री थे। जो रूसो थे जो है दार्शनिक, लेखक और शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने सामाजिक अनुबंध और प्राकृतिक शिक्षा के सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया था। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में दिया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम जो है किस दर्शन का आधार है। सत्यम शिवम सुंदरम की अगर बात करें तो एक मिनट, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम जो है किस दर्शन का आधार होता है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है भारतीय दर्शन का जो है आधार होता है। यहाँ पे जो है आदर्शवाद भी लिख सकते हैं। किस दर्शन का आधार है, तो ये आदर्शवाद का है। आदर्शवाद दर्शन का आधार है। इसका अर्थ होता है सत्य, कल्याण और सौंदर्य, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्यता, नैतिकता और सुंदरता को जो है दर्शाती है। सत्यता, नैतिकता के साथ साथ जो है सुंदरता को जो दर्शाती है। उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं। संक्षिप्त में समझाइए जो वैश्विक तापमान होता है। ठीक है। तो वैश्विक तापमान का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि, जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो है होता है। इसे जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि मूल्य का अर्थ क्या होता है, किसी विद्यमान किसी विद्वान की परिभाषा जो है दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल्य उन नैतिक और सामाजिक मान्यताओं को कहते हैं
जो समाज के सदस्यों के जीवन को जो है मार्गदर्शित करते हैं। विद्वान अगर मैकडॉगल के अनुसार अगर देखें तो मूल्य वह सामान्य सिद्धांत या मानक हैं जो व्यवहार को जो है निर्देशित करते हैं। ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? परिधन, आवरण। परि और आवरण से मिलकर बना होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, जिसका अर्थ हमारे चारों ओर वह आवरण या क्षेत्र होता है जिसमें जीव जंतु और मनुष्य जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में 21 नंबर की हम बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है। तो इनके बचपन का नाम अगर बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त था। वह भारतीय संस्कृति के महान प्रवर्तक और वेदांत दर्शन के समर्थन थे। उसके बाद में 22 नंबर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जनसंख्या से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसके प्रति जो है समाज में जागरूकता बढ़ाना, जैसे हो गया परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और मानवाधिकार, यानी मानव के अधिकार क्या होते हैं। 23 नंबर की अगर हम बात करें तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अर्थ की अगर बात करें तो सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और उपलब्ध कराना, ताकि हर बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार का लाभ उठा सके बिना किसी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में दिया है कि बौद्ध शिक्षा क्या है। यहाँ पे बौद्ध शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है। ये बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य होता है। यह शिक्षा आत्मज्ञान को जो है प्राप्त करने और अहिंसा, करुणा और संयम पर जो है आधारित होता है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य होते हैं जैसे नैतिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, और इसका उद्देश्य व्यक्ति को जो है आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समाज उपयोगी नागरिक बनाना है, जो समाज के कल्याण में जो है योगदान दे सके। 26 नंबर यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता लिखिए। तो औपचारिक शिक्षा जो है पहले से जो है संरचित और संगठित प्रणाली होती है। ठीक है। जो नियमित जो नियमित कक्षाओं, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली पर जो है आधारित होता है। इसे शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में संचालित किया जाता है। 27 नंबर की बात करते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम लिखिए। जो शिक्षा के प्रभावी कारक होते हैं उसके जो है यहाँ पे नाम लिखना है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जैसे हो गया, शिक्षण विधियां हो गया और शैक्षिक सामग्री हो गया, विद्यालय का वातावरण हो गया, परिवार और समाज का समर्थन, ये प्रभावी कारक होते हैं शिक्षा के। 28 नंबर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जन संचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो इसके अंतर्गत जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, इसके अलावा जो है आप लोग लिख सकते हैं। 29 नंबर में दिया है कि प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके 4 प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रदूषण क्या होता है? तो प्रदूषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक घटक के अवांछनीय तत्व में वृद्धि होती है। इसके प्रमुख प्रकार अगर देखें तो जैसे हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। 30 नंबर हम देखते हैं। 30 नंबर में दिया हुआ है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है मानवतावादी, सार्वभौमिकता और प्रकृति के साथ सामंजस्य में विश्वास रखते थे। ठीक है। ये प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी थे। ठीक है। टैगोर, उनकी शिक्षा की धारणा आत्मा और संस्कृति के विकास पर जो है केंद्रित होती थी, जो व्यक्ति के नैतिक नैतिक बौद्धिक और भावात्मक रूप से जो है सशक्त बनाती थी। अब यहाँ पे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो 31 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा में जो है प्रकृतिवाद का क्या योगदान है इसका जो है मूल्यांकन करना है।
तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा में बच्चों की स्वतंत्रता, आत्म अन्वेषण और प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करने पर जो है बल दिया है। इसने शिक्षक को निर्देश निर्देश देने के बजाय जो है एक मार्गदर्शक के रूप में जो है मानता है, भूमिका रखता है। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा को जो है प्रोत्साहित करने और शिक्षा को यथार्थ जीवन से जोड़ने के सिद्धांत को जो है मान्यता दी है। प्रकृतिवाद ने शिक्षा को जो है कठोर अनुशासन से मुक्त मुक्त किया और सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक, अनुभवजन्य और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है। 32 नंबर यहाँ पे दिया है कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है। जो विद्यालय आपका होता है, इसको जो है शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको जो है स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारिक, जो शिक्षण विधियां होती हैं, टीचिंग मेथड होता है, उसको व्यवहारिक, सहभागी और छात्रों की आवश्यकताओं के जो है अनुरूप और उनकी रुचि के अनुरूप जो है बनाया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को जो है प्रेरणादायक भूमिका निभानी चाहिए और आधुनिक तकनीकों का जो है समावेशन करना चाहिए। विद्यालय में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का जो है विकास करना, समावेशी शिक्षा का समर्थन करना, नवीनतम शिक्षण सामग्री का उपयोग विद्यालय को जो है प्रभावशाली बना सकता है। इसके साथ ही विद्यालय को समुदाय से जो है जोड़कर सामुदायिक सहभागिता भी महत्वपूर्ण होती है। 33 नंबर में दिया है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन वहाँ दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ये दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, जो जलवायु परिवर्तन होता है, जो पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा और मौसम के अन्य पैटर्न में होता है, ठीक है। मौसम के अन्य पैटर्न में होता है। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में जो है वृद्धि जैसे जैव विविधता के ह्रास जैसे समस्या उत्पन्न जो है हो जाती है जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन जो है पर्यावरण और मानव जीवन के सभी पहलुओं पर जो है गंभीर प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 34 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। जो शिक्षा में जो है जनसंचार की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जो है यहाँ पे लिखना है। तो जनसंचार शिक्षा में सूचना और ज्ञान के प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। यह छात्रों और समाज को विश्व भर के नवीनतम जानकारी प्रदान करता है और शिक्षा को जो है अधिक व्यापक और सुलभ बनाता है। जनसंचार के माध्यम से जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र और सोशल मीडिया शिक्षा को जो है दूरस्थ से क्षेत्रों तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। इसके द्वारा शिक्षण सामग्री को मनोरंजक और आकर्षक बनाया जा सकता है, जिससे शिक्षा की प्रभावशीलता में जो है वृद्धि हो। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा में जनसंचार की ये भूमिका है। उसके बाद में यहाँ पे प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम जो होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसका वर्णन करना है। तो यहाँ पे प्रकृतिवाद के अनुसार अगर देखें तो पाठ्यक्रम को यथार्थ जीवन से जो है जुड़ा और व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, जीवन से जुड़ा होना चाहिए और पाठ्यक्रम का जो है आकार जो है व्यवहारिक होना चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों को उनको उनको प्राकृतिक वातावरण में सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए, जहां वह अपने अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से जो है ज्ञान को अर्जित कर सके। पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर न होकर बच्चों को प्रकृति के साथ जो है अन्वेषण प्रयोग करने, अन्वेषण करने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता जो है उनको देनी चाहिए। इसमें जैसे हो गया विज्ञान हो गया, कला हो गया और खेलकूद जैसी गतिविधियों को जो है प्रमुख स्थान देना चाहिए। 36 नंबर में दिया है कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जो है समाज की क्या भूमिका होती है, इसकी विवेचना करना है। तो यहाँ पे दिया है कि समाज शिक्षा का एक प्रभावी कारक है, क्योंकि शिक्षा की प्रणाली और उद्देश्य का निर्धारण जो है समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार होता है। समाज की आवश्यकताएं क्या होती है और उसके मूल्य क्या होते हैं, इसके अनुसार जो शिक्षा के जो है उसी प्रकार जो है शिक्षा का रूप होता है।
मूल्यों के अनुसार होता है। समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश का जो है सीधा प्रभाव जो है शिक्षा पर पड़ता है। समाज शिक्षा को अपनी भावी पीढ़ी के नैतिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन के रूप में जो है देखता है। शिक्षा के माध्यम से समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जो है संरक्षित करता है और सामाजिक विकास और सामंजस्य का जो है समर्थन करता है। उसके बाद में 38 नंबर में दिया हुआ है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक होता है। जल का जो संरक्षण करते हैं उसको क्यों आवश्यक होता है, इसको जो है यहाँ पे बताना है। तो जल संरक्षण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जल जीवन का आधार होता है और इसके बिना जीवन रहना संभव नहीं है, यानी जीवित रहना जो है जल के बिना संभव नहीं है। विश्व में ताजे पानी का केवल एक छोटा हिस्सा ही उपलब्ध होता है और बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण के और कृषि के दबाव के कारण जो है जल संसाधनों पर जो है अत्यधिक दबाव पड़ता है। जल संरक्षण से पानी की उपलब्धता जो है सुनिश्चित होती है, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जो है पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से जो है बचा जा सके। इसीलिए जो है जल का संरक्षण किया जाता है। अगर 38 नंबर की यहाँ पे बात करते हैं तो मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मांटेसरी पद्धति जो दिए हैं इनकी सिद्धांतों की जो है विवेचना करना है। तो मांटेसरी पद्धति का मुख्य सिद्धांत होता है स्वतंत्र शिक्षा, जिसमें बच्चे अपनी रुचि और गति के अनुसार जो है सीखते हैं। इस पद्धति में बच्चों के आत्म अनुशासन और स्वतंत्रता को जो है प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक केवल मार्गदर्शन का मार्गदर्शक होता है, जो बच्चों को पर्यावरण में अन्वेषण करने की स्वतंत्रता देता है। मांटेसरी पद्धति में शिक्षा के दौरान बच्चों को जो है आत्मनिर्भर, अनुशासन और सामाजिक कौशलों के विकास पर जो है ध्यान दिया जाता है, जिसमें खेल और गतिविधियां प्रमुख होते हैं। 39 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर होता है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, तो औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा जो अपने समाज से या परिवार में या घर में रहकर जो कुछ सीखा जाता है। औपचारिक शिक्षा एक संरचित यानी पहले से जो है सुनियोजित प्रक्रिया होती है, जो विद्यालय हो गया, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में दी जाती है। इसमें पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी पहले से जो है इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, परीक्षा और डिग्री की व्यवस्था जो है होती है। दूसरी ओर अगर देखें अनौपचारिक शिक्षा के बारे में तो यह एक स्वाभाविक रूप से जीवन के अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है प्राप्त की जाती है। इसमें कोई विशेष पाठ्यक्रम या संस्था नहीं होती है, ठीक है। और यह व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव, परिवार और समाज से सीखने पर जो है आधारित होता है। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द जो है समाज की शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक होती है। यह विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग को बढ़ावा देता है। सामाजिक सौहार्द से समाज में विकास, आर्थिक प्रगति और सामंजस्य की स्थिति जो है पैदा होती है, जबकि सांप्रदायिक सौहार्द से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में एकता का संदेश मिलता है। इससे सामाजिक टकराव और हिंसा की संभावना कम हो जाती है और एक सुरक्षित और स्थित समाज का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है समाप्त कर चुके हैं। टोटल जो है 40 क्वेश्चन था, ये 2022 का पेपर जो है समाप्त हो गया है। अब 2023 का पेपर जो है कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।